36 किलोमीटर पर आवर चाल से गति करते हुए ट्रक को ब्रेक लगाकर 2 मीटर में रोका जाता है। यदि यही ट्रक 72 किलोमीटर पर आवर चाल से चले तो कितनी दूरी में रोका जाएगा, ये हमसे पूछा गया। ट्रक वही है, इसलिए ट्रक की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो वही रहेगी। इसका मतलब ब्रेक क्या करता है, ट्रक में मंदन उत्पन्न करेगा। तो हम ये कहेंगे कि दोनों ही केसेस में ट्रक में जो मंदन उत्पन्न हुआ उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। और यहाँ पे हमें रुकने वाली डिस्टेंस पूछा गया है, इसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। गौर कीजिए यहाँ पर ट्रक रुक जाता है, इसलिए प्रारंभिक वेग तो u रहेगा पर अंतिम वेग 0 रहेगा, क्योंकि हमें रुकने वाली दूरी पूछिए कब से, जब से हमने ट्रक पर ब्रेक अप्लाई किया। और याद रखें ट्रक पर जो हमने ब्रेक अप्लाई किया है वो मंदन है, इसलिए उसको हम फिलहाल -a लिख देते हैं, क्योंकि ये जो है ये क्या है यहाँ पे मंदन, तो हमने इसको -a लिख दिया। और ये हमारा s जो है ये क्या हो गई, रुकने से पहले ट्रक के द्वारा चली गई दूरी, उसको हमने s शो किया। तो यहाँ से गौर करते हैं, अगर आप इसको लिखेंगे तो 2as बराबर क्या आ जाएगा, u स्क्वायर, और आप इस दूरी को निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कहते हैं। आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। और ध्यान दीजिए स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, ब्रेक लगने के पश्चात ट्रक कितनी देर में रुका, वो दूरी है स्टॉपिंग डिस्टेंस s। और ये कौन सा वेग है, ब्रेक लगने से जस्ट पहले जो वेग था उसको हमने लिखा है, और a यहाँ पर मंदन को शो करा, ट्रक के मंदन को, क्योंकि जैसे ब्रेक लगेगा तो ट्रक में मंदन उत्पन्न होगा। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि चाल 36 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रक 2 मीटर में रुक जाता है, तो 72 किलोमीटर पर आवर की चाल में कब रुकेगा। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, s2 बाई s1 बराबर u2 बाई u1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं ये वाला पार्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो सेकंड कंडीशन में तय की गई दूरी s2 है, फर्स्ट कंडीशन में क्या s1, और उसी प्रकार से वेग हमने लिख दिया। दोनों ही केसेस में मंदन था, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से इसको लिख दिया s2 बाई s1। अच्छा, s2 हमें निकालना है और s1 हमें दे रखा 2 मीटर, u2 देखिए 72 किलोमीटर पर आवर, और u1 कितना दे रखा 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने लिखा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और s2 का वैल्यू आ जाता है 8 मीटर। तो हमने क्या निकाल लिया, सॉल्व किया तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा कि यदि ट्रक 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तो वह 8 मीटर की दूरी तय करने के बाद में रुक जाएगा। अब यहाँ पर एक डाउट बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ पर जो दूरी थी वो मीटर में थी और चाल किलोमीटर पर आवर में है, तो हमने उसको मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं बदला। याद रखें हम यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं, तो अगर हम u2 और u1 दोनों को ही किलोमीटर पर आवर में लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखिए वही कैलकुलेशन यहाँ पे करके हमें दे रखा है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। अगर आपको दिखाई नहीं देता है यहाँ पे तो मैं इसको मिटा के बता देता हूँ। जो हमने कैलकुलेशन अभी किया है वही यहाँ पर 8 मीटर दिखाई दे रहा है। आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। एक कार u वेग से गतिमान है, चालक ट्रैफिक सिग्नल को देखकर ब्रेक लगाता है और a मंदन ट्रक पर आरोपित करता है, कार पर आरोपित करता है। तो रुकने से पूर्व कार द्वारा तय की गई दूरी बताइए, और ड्राइवर का जो प्रतिक्रिया समय है वो कितना है, t। अब सबसे पहले हम इस प्रतिक्रिया समय को समझते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम क्या होता है, देखिए ड्राइवर ने सिग्नल देखा, मान लीजिए रेड सिग्नल था तो ड्राइवर को गाड़ी को रोकना है। तो ड्राइवर ने सिग्नल देखा, सिग्नल को देखने के बाद में ब्रेक को लगाने में कुछ टाइम डिले है,
कुछ देरी जरूर हुई होगी, चाहे वो हाफ सेकंड की हुई हो, चाहे वो 1 सेकंड की हुई हो, चाहे वो 0.1 सेकंड की हुई हो। तो वो जो देरी है उसी को हम प्रतिक्रिया समय कहते हैं। दोबारा से रिपीट करते हैं, हमने सिग्नल को देखा और सिग्नल को देखने के बाद कितनी देर बाद हमने एक्शन लिया, तो एक्शन लेने का मतलब यहां पे ब्रेक लगाने से, तो एक्शन लेने में और देखने में जो समय का गैप है उसी को हम प्रतिक्रिया समय कहते हैं। वो डेफिनेटली 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड कुछ भी हो सकता है। अभी हमने उसको जनरलाइज किया है, वो कितना है t, तो उसी को लेकर हमें चलना है। तो अब ध्यान दीजिए, जब तक आप ब्रेक नहीं लगा रहे हो वो समय कौन है, t समय, तब तक हमारी जो गाड़ी है वो उसी स्पीड से चलेगी जैसे कि वो पहले चल रही थी। और ब्रेक लगाने के बाद में गाड़ी कितनी देर में रुक जाएगी उसको हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। स्टॉपिंग डिस्टेंस उसका फॉर्मूला आया था u²/2a। तो देखिए यहां पर हम इस दूरी को, जो चली गई दूरी है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये प्रतिक्रिया समय में चली गई दूरी है, और इसको अगर आप लिखते हैं x1 को, तो हम लोग लिखेंगे u × t। u क्या है, ये कार का प्रारंभिक वेग है जिससे वो चल रही थी। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, अब एक्शन इस बिंदु से लिया गया। कहां से, बिंदु बी से कार में एक्शन लिया गया ब्रेक लगाकर। तो अगर आप x2 निकालते हैं तो आपको ध्यान है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, वो दूरी कितनी आ जाएगी, u²/2a। अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो x1 + x2 हमारा आंसर होगा। तो कितना आ जाएगा, ut + u²/2a इज अवर आंसर। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ut + u²/2a। और आगे बढ़ते हैं, यदि कण का प्रारंभिक वेग u है तथा नियत त्वरण a है तो nth सेकंड का विस्थापन क्या होगा। अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था कि इस डेरिवेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और वही हमारे पास में है। यदि कण का प्रारंभिक वेग u है, देखिए कण का प्रारंभिक वेग t = 0 पर वेग क्या है, u, और त्वरण कितना दे रखा है हमें, नियत कांस्टेंट है। और हमसे बोला गया कि nth सेकंड का मतलब हो गया कि t = n-1 से लेकर t = n सेकंड तक का समय अंतराल, इसको हम nth सेकंड कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि t = 0 से अगर मैं t = 1 सेकंड की बात करूंगा तो इसको हम कहते हैं पहला सेकंड। क्या कहते हैं इसको, पहला सेकंड। और अगर t = 1 से t = 2 की बात करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दूसरा सेकंड, राइट। उसी प्रकार से t = n-1 से लेकर t = n सेकंड तक का जो समय है उसको हम कहेंगे nवां सेकंड। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हमसे बोला गया इस nवें सेकंड, nth सेकंड में चली गई दूरी बताइए। तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, हम यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकाल लें एक बार, और एक बार हम ये वाली दूरी निकाल लेते हैं। तो क्या हम ऐसा कह दें कि SNth बराबर, ये SNth ये वाला जो दूरी है उसको हम कहें n सेकंड तक चली गई कुल दूरी माइनस n-1 सेकंड तक चली गई कुल दूरी, बराबर क्या हो जाएगी, nth सेकंड में चली गई दूरी। यहाँ पे हम दूरी वर्ड सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे विस्थापन और दूरी दोनों का परिमाण क्या है, सेम है, क्योंकि वस्तु सिर्फ एक ही दिशा में चल रही है। अब हमें c को कैलकुलेट करना है, तो देखिए इसको आप लिखेंगे तो un + ½a n², ये देखिए माइनस, इसको जरा लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, un-1 + ½ a n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक स्टेप आगे बढ़ते, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए un और यहाँ पे un-1। तो अगर आप इन दोनों टर्म को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा u × 1, और यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे ½ यहाँ पे n² है और वहाँ पे क्या है, n-1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको एक स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से। तो हमने u
वाले टर्म को अलग कर लिया, ए वाले टर्म को अलग कर लिया, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में जवाब आने वाला है। और वो जवाब क्या है, उसको आप लिखेंगे u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। बस हमें इसको सॉल्व करना बाकी रह गया। इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने nth सेकंड में चले गए विस्थापन को यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, यदि एक कण नियत त्वरण के साथ विराम से गति आरंभ करे तो समष्टि औसत वेग एवं समय औसत वेग का अनुपात बताओ। हमने ऑलरेडी समष्टि औसत वेग और समय औसत वेग को ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हमें उनका अनुपात बताना है, पर हमें यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। विराम से गति आरंभ करे मतलब प्रारंभिक वेग क्या है 0 और त्वरण क्या दे रखा है नियत। तो ये दो पैरामीटर से इनको लेके हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समष्टि औसत वेग निकाल लेते हैं और हम जानते हैं समष्टि औसत वेग का मान जो है वो होता है v dx अपॉन dx। हमने ऑलरेडी इसको थ्योरी में पढ़ रखा है। अब यहां पे देखिए कि v बराबर होता है dx बाई dt। तो क्या हम इस dx को लिख सकते हैं v dt? तो इस dx को मैं रिप्लेस करना चाहता हूं। और वैसे ही अगर आप वेग को देखना चाहें तो वेग को लिख सकते हैं u प्लस ए टी, तो 0 प्लस ए टी। तो वेग को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए टी से। तो हमने यहां पर dx को रिप्लेस करने की सोचा और वेग को भी रिप्लेस करने की सोचा। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो v और dx को हम लोग लिख देंगे यहां पर v dt, और देखिए यहां पे dx को हमने लिखा v dt, और टाइम इंटरवल 0 से t और टाइम इंटरवल 0 से t। तो यहां पे देखिए क्या हो गया v स्क्वायर dt, ये देखिए ये हो गया v स्क्वायर dt, और यहां पे देखिए ये हो जाएगा v dt। अब आगे बढ़ते हैं, हम इस वेग को हम at से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी, और यहां पे हो जाएगा v की जगह पे आ जाएगा ए टी डी टी, 0 टू t 0 टू t। अब a चूंकि क्वेश्चन में कांस्टेंट दे रखा है इसलिए इस a वाले पार्ट को हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहां पर है a स्क्वायर और यहां पे है a, तो सिर्फ क्या बच जाएगा a। और टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आने वाला है टी क्यूब बाई 3, और यहाँ पे देखिए टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कीजिएगा तो जवाब आ जाएगा 2 बाई 3 a इंटू टी। ये हमारे पास में समष्टि औसत वेग का मान आ गया। अब यहाँ पे दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि हमने इस dx को गायब क्यों किया, क्यों हमने इसको v dt लिया? क्योंकि हम समय औसत वेग भी निकालेंगे और समय औसत वेग में हम समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं और हमें आगे जाकर रेशो लेने हैं। इसलिए हमने क्या किया, समय औसत वेग में dt होता था तो हम समष्टि औसत वेग में भी dx को गायब करके क्या लेके आ गए dt, ताकि हमारा जब रेशो लेने का समय आएगा तो हमें सेम पैरामीटर मिलेंगे और हम उनको इजीली क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर लेंगे। इसलिए हमने इस तरीके से किया। तो ध्यान रखिए समष्टि औसत वेग का वैल्यू आ गया 2 बाई 3 AT। अब मैं इसको यहाँ पे ओमिट करता हूँ और फिर समय औसत वेग को निकालेंगे और फिर हम उनका रेशियो ले लेंगे। तो आप यहाँ पे इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे समय औसत वेग की बात करते हैं। तो जब समय औसत वेग की बात करेंगे तो हम जानते हैं समय औसत का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उसका वैल्यू होता है v dt अपॉन dt, और जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है v को हम a dt dt लिख सकते हैं क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, और dt को हमने इस तरीके से लिख लिया। लिमिट्स क्या है, 0 टू t 0 टू t। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, त्वरण कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। t dt को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा t।
इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जवाब आ जाता है a/2t। तो ये हमारे पास में समय औसत वेग आ गया। अब हमने समष्टि औसत वेग और समय औसत वेग दोनों निकाल लिए हैं। अब सिर्फ हमें उनको डिवाइड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये हम लोग यहाँ पे वही सब कुछ देख रहे हैं। ये हमारे पास में समय औसत वेग और ये हमारे पास में यहाँ पर आ गया है समष्टि औसत वेग, और हमने क्या किया है, उसका अनुपात लिया है, और वो अनुपात कितना आ जाएगा 4/3। इसको भी आप चाहें, दोनों एक ही बात है, जो हमने अभी सॉल्व किया है और जो यहाँ पे लिखा हुआ एक ही बात है, आप कहीं से भी नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वेग समय ग्राफ की। वेग समय ग्राफ से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें विस्थापन देता है। इसको आप ऐसा बोलिए कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है उसको अगर आप मैथमेटिकली लिखते हैं तो वो हो जाता है v/dt, और जो भी लिमिट होगी वो यहाँ पे लगा देंगे। और v/dt को अगर आप समझते हैं तो v/dt को आप लिख सकते हैं ds/dt गुणा dt, और dt से dt कैंसिल हो जाएगा, और ds को अगर आप लिखते हैं तो ये विस्थापन आ जाता है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, vt ग्राफ का क्षेत्रफल हमें क्या देता है, विस्थापन देता है। s यहाँ पर किसको शो कर रहा है, विस्थापन को। तो vt वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल क्या देता है, विस्थापन। अब देखिए यहाँ पे विस्थापन समझते हैं। vt ग्राफ अगर आप देख रहे हैं तो ग्राफ का कुछ हिस्सा समय अक्ष से ऊपर की ओर है और कुछ हिस्सा समय अक्ष से नीचे की ओर है। तो आप यहाँ पे दो एरिया देख पा रहे हैं, एक एरिया आपको पॉजिटिव मिलेगा, एक एरिया नेगेटिव मिलेगा। पर जब हम विस्थापन को कैलकुलेट करेंगे तो हम इस एरिया A1 और इस एरिया A2 को विथ साइन चिन्हों के साथ में यूज करेंगे। A1 हमारा पॉजिटिव है, A2 नेगेटिव है, क्योंकि समय अक्ष से नीचे की ओर है। इसलिए अगर आप विस्थापन कैलकुलेट करेंगे तो आपको लिखना होगा A1 - A2। पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर अगर दूरी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हमें साइन को हटाकर सिर्फ परिमाण को जोड़ना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे दूरी को कैलकुलेट करना चाहूँगा तो A1 और A2 के परिमाण को डायरेक्टली जोड़ दूंगा और हमें यहाँ पर दूरी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग वेग समय के ग्राफ से विस्थापन और दूरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रश्न लेते हैं। दी गई स्थिति में t बराबर 0, ये देखिए t बराबर 0 से 9 सेकंड, ये देखिए ये 9 सेकंड है, के मध्य तय दूरी एवं विस्थापन के मान बताइए। हमें यहाँ पे विस्थापन, और ये ग्राफ हमें गिवन है। तो अब यहाँ पर देखिए, हमें इस ग्राफ का कुछ हिस्सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और कुछ हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो हम दोनों के पहले परिमाण निकाल लें। ये देखिए हमें एक ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है, और इस ट्रेपेजियम का अगर आप एरिया निकालते हो तो उसका एरिया हो जाता है A1 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं देखिए, ये वाली भुजा कितनी होगी 8, और ये वाली भुजा देखिए A2 और ये 6, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 4। तो अगर आप लिखते हैं तो 8 + 4 ये समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य की लंबवत दूरी। तो ये लंबवत दूरी हो जाती है और इसकी वैल्यू कितनी है 10। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और देखिए यही वैल्यू हमें लिखा यहाँ पे दे रखी है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 + 4 12/2 6 × 10 60 मीटर। तो एरिया हमारा कितना आ गया, A1 एरिया आ गया 60 मीटर। यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन आ सकता है कि एरिया को हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं, फिर यहाँ पे मीटर क्यों लिख रहे हैं। तो याद रखिए, यहाँ पर एक दिशा में वेग है, दूसरी दिशा में समय है। वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, समय का मात्रक है सेकंड। अगर गुणा करेंगे तो मीटर आएगा। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो ये ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ तब होता है जब लंबाई और चौड़ाई दोनों ही मीटर में हो। तो हमने A1 निकाल लिया। अगर आप A2 यहाँ पर निकालते हैं तो A2 देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हम इसका परिमाण निकालते हैं, हाफ बेस, ये बेस देखिए ये कितना हो गया 1 × हाइट, ये हाइट देखिए ये हाइट कितनी होगी 5। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 5। मैं यहाँ पर A2 का सिर्फ परिमाण निकाल रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाता है 2.5 मीटर। तो जब हम यहाँ पे दूरी निकालने जाएंगे
तो हम a1 जो कि ऑलरेडी धनात्मक था उसके परिमाण को और a2 के परिमाण को जोड़ देंगे 62.5। पर अगर मुझे विस्थापन निकालना है तो चूंकि a1 धनात्मक है और a2 ऋणात्मक है, इसलिए मुझे a1 के परिमाण में से a2 के परिमाण को माइनस करना होगा। तो 60 माइनस 2.5 कितना आ जाएगा? 57.5 आ जाएगा। अब हम वेग समय के ग्राफ से एक दूसरी इंफॉर्मेशन को निकालना सीखते हैं। अगर हम वेग समय ग्राफ का ढाल निकालें किसी बिंदु पर, तो वो ढाल हमें यहाँ पे त्वरण दर्शाती है। ये देखिए बिंदु P हमने लिया, ये हमारा ग्राफ है। और ढाल कैसे लेंगे? हम बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और स्पर्श रेखा समय अक्ष के साथ में कितना कोण बनाती है उसका tan थीटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप, जिसको हम कहते हैं ढाल। तो हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं कि ढाल, किसकी ढाल? वेग समय के ग्राफ की ढाल जो है वो हमें त्वरण देती है। इस बात को समझिए। अगर ढाल को हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो वो हो जाती है dv/dt। वेग समय ग्राफ की ढाल क्या हो जाती है? dv/dt। और हम जानते हैं dv/dt त्वरण होता है, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ढाल है वो ढाल क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा जो है वो हमारी ढाल है और वो हमें क्या दर्शाती है? त्वरण को दर्शाती है। आइए इन्हीं बातों को हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल हमारे पास में है यहाँ पर, और इसको समझते हैं। देखिए पहले एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है कि वेग समय का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। कैसा है वो? स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वेग नियत है। वेग क्या है? कांस्टेंट है। और वेग नियत होगा तो dv/dt क्या होगा? 0 हो जाएगा, इसलिए त्वरण भी क्या है? 0। पर अगर हम इसको ग्राफ की भाषा में समझें तो हम कहेंगे कि वेग समय का जो ग्राफ है वो समय अक्ष के साथ में समांतर हो गया, और अगर समांतर हो गया तो उसके द्वारा बना हुआ कोण क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। इसलिए tan थीटा जो कि ढाल है उसका भी मान क्या हो जाएगा? 0। इसलिए हम लोग कहेंगे ढाल 0, इसलिए त्वरण भी क्या हो जाएगा? 0। आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेग समय ग्राफ। हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है। स्ट्रेट लाइन में किसी भी बिंदु पर अगर आपने ढाल निकाला तो ढाल का मान समान होगा। अगर मान लीजिए बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु Q है, और दोनों बिंदुओं पर अगर हम लोग ढाल निकालेंगे तो ढाल दोनों जगह पर समान कोण होने के कारण tan थीटा ही होगी। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ढाल समान है, इसलिए त्वरण भी क्या है? नियत। और दूसरी बात यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कोण है थीटा, ये कोण थीटा क्या है? न्यून कोण है। कैसा कोण है ये? न्यून कोण। इसका मान हमें देखने को मिल रहा है कि इसका मान जो है वो 90 डिग्री से कम है। इसलिए जब भी कोण का मान 0 से 90 डिग्री तक होता है तो tan थीटा धनात्मक होता है, और tan थीटा धनात्मक होगा तो ढाल भी धनात्मक होगी, और यहाँ पे ढाल क्या है? त्वरण। इसलिए त्वरण क्या है? यहाँ पर धनात्मक है। इसीलिए आप देख भी पा रहे हैं कि लगातार वेग का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगला केस लेते हैं। वेग और समय का ग्राफ है। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है, पर यहाँ पे वेग बढ़ रहा था, यहाँ पे वेग घट रहा है। अब इसको हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। हमने कोई सा भी एक बिंदु ले लिया और उस बिंदु पर हम समय अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं, और हम जिस तरफ कोण छोटा होता, तो देखिए यहाँ पे कोण इस तरफ छोटा था, ये हमने समय अक्ष के समांतर एक रेखा खींची थी और हमने कोण इस तरीके से बनाया था। पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो समय अक्ष के समांतर रेखा ये है, पर ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कोण बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे कोण कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में था, और यहाँ पे कोण जो है वो दक्षिणावर्त दिशा में, क्लॉकवाइज सेंस में है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कोण को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज सेंस में हम कोण को नेगेटिव लेते हैं। इसलिए यहाँ पे कोण थीटा को हम क्या लिखेंगे? माइनस थीटा, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। और हम यहाँ पर ये बात जानते हैं कि tan माइनस थीटा को हम लोग लिखते हैं माइनस tan थीटा। इसलिए यहाँ पर जो ढाल है
वो ढाल क्या हो जाएगी, वो ढाल ऋणात्मक है, और ढाल ऋणात्मक है इसीलिए यहाँ पे त्वरण भी ऋणात्मक है, क्योंकि यहाँ पर जो ढाल है वेग समय की वो हमें क्या दर्शा रही है, त्वरण दर्शा रही है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोण दोनों जगह पर या पूरी स्ट्रेट लाइन पे किसी भी बिंदु पर लेंगे तो कोण का मान हमेशा समान रहेगा, इसलिए ढाल भी नियत रहेगी और ढाल क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेग नियत दर से घट रहा है। घटने का रीजन भी देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि वेग धनात्मक है क्योंकि वेग यहाँ पर 0 से ऊपर है, तो यहाँ पर वेग क्या है, धनात्मक, और त्वरण क्या है, ऋणात्मक। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, और दोनों की दिशा विपरीत होगी तो चाल घटती है। अगर आप इसको यहाँ पर विजुलाइज करना चाहें तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, वेग यहाँ पर इस दिशा में है और त्वरण विपरीत दिशा में है। इसका ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है। और पहला वाला ग्राफ देखेंगे तो इसमें वेग भी धनात्मक है और लगातार बढ़ रहा है, और त्वरण भी क्या है, धनात्मक। तो अगर आप यहाँ पर इसको विजुलाइज करना चाहें तो ये वस्तु है और यहाँ पे वेग और त्वरण दोनों ही एक ही दिशा में होने के कारण वेग लगातार बढ़ रहा है, और त्वरण नियत है इसलिए वेग के बढ़ने की दर भी क्या है, नियत। और यहाँ पे भी त्वरण नियत है परंतु क्या है, ऋणात्मक, इसलिए वेग नियत दर से घट रहा है। हम अब वेग समय का एक और ग्राफ स्टडी करते हैं, और इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं कि कर्व जो है वो इस तरीके से है कि आप इन बिंदुओं पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो कोण का मान लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कोण थीटा ए है और यहाँ पे कोण थीटा बी है। तो हम ये बात देख रहे हैं कि यहाँ पे कोण थीटा न्यून कोण है, पहली बात, परंतु कोण का मान लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कोण 90 डिग्री से कम होने के कारण यहाँ पे ढाल कैसी होगी, तो ढाल हो जाएगी धनात्मक, क्योंकि यहाँ पे जो आप कोण ले रहे हैं वो भी किस सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वामावर्त दिशा में है, कोण धनात्मक है, 90 डिग्री से कम है, इसलिए ढाल धनात्मक होगी, इसलिए यहाँ पे त्वरण भी धनात्मक होगा। और कोण बढ़ रहा है इसलिए त्वरण का मान भी बढ़ता जाएगा। तो त्वरण बढ़ रहा है और इसीलिए यहाँ पर वेग भी लगातार बढ़ रहा है, और वेग के बढ़ने की दर भी बढ़ रही है। वेग के बढ़ने की दर कौन है, त्वरण, तो वेग के बढ़ने की दर भी बढ़ रही है और वेग भी बढ़ रहा है। अगला केस देखते हैं, और यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से बना रखा है कि आप अगर यहाँ पर बिंदु ए को लेंगे और बिंदु बी को लेंगे तो दोनों ही बिंदुओं पर कोण हमें घटता हुआ दिखाई देगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कोण का मान कम हो रहा है, परंतु कोण वामावर्त दिशा में ही है। तो कोण कैसा है, न्यून कोण है और धनात्मक है, इसलिए कोण धनात्मक है, वामावर्त दिशा में है, इसलिए त्वरण तो धनात्मक हुआ, परंतु कोण के घटने से त्वरण भी घटा। तो हम यहाँ पे दो बातें समझ रहे हैं कि त्वरण कम हुआ परंतु त्वरण क्या है, धनात्मक है, और इसीलिए वेग यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन डेफिनेटली हमारे पास आ सकता है कि त्वरण घट रहा है, वेग बढ़ रहा है, इन बातों को कैसे विजुलाइज करें। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा थोड़ा हमें क्लियर हो जाएगा। समझिए, हम यहां पर t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकेंड और t बराबर 10 सेकेंड की बात करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए वेग 0 था, ये वेग लिखा हमने, और ये 5 सेकेंड है, और यहाँ पर वेग हमने लिखा मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, और हमने यहाँ पर t बराबर 10 सेकेंड पर वेग देखा तो हमें पता चला कि बॉडी का वेग हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो गौर कीजिए, अगर आप पहले 5 सेकेंड में त्वरण निकालेंगे तो आपको त्वरण मिलने वाला है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, पर अगले 5 सेकेंड में अगर आपने त्वरण निकाला तो आपको त्वरण यहाँ पे मिलेगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, वेग में परिवर्तन हो गया 10, समय अंतराल है 5, तो 10/5। तो आप यहाँ पे इसको समझिए कि वेग बढ़ रहा है 0 से 20 और 20 से 30, तो वेग तो बढ़ा, वेग बढ़ रहा है, परंतु
त्वरण 4 से 2 ही रह गया, इसलिए त्वरण क्या हुआ, कम। तो हम वही कह रहे हैं, वेग बढ़ रहा है, त्वरण घट रहा है, और त्वरण पॉजिटिव है। देखिए पहले भी +4 था, बाद में भी +2 है, तो त्वरण क्या है, धनात्मक है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि वेग तो बढ़ रहा है, पर वेग पहले 5 सेकंड में बढ़ने की दर थी 4, और अगले 5 सेकंड में वेग के बढ़ने की दर कितनी रहेगी, 2। अब इसका भी एक एग्जाम्पल इसी तरीके से ले लेते हैं, ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी, विजुलाइज हो जाएंगी कि हम ग्राफ किन चीजों का बना रहे हैं। तो t बराबर 0, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं t बराबर 5 सेकेंड, और यहाँ पे हमने ले लिया t बराबर 10 सेकेंड, ये हमने यहाँ पे समय ले लिया है। और हम ये कहते हैं कि प्रारंभिक वेग मान लीजिए 0 है, और यहाँ पर वेग हो गया 10, और बाद में वेग हो गया 30, ऐसा हमने यहाँ पर देखा। तो अगर आप यहाँ पर त्वरण निकालोगे इस जगह पर प्रारंभिक 5 सेकंड में, तो आपको त्वरण यहाँ पे मिलेगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पर अगले 5 सेकंड में अगर आपने त्वरण निकाला, तो यहाँ पे त्वरण हमारे पास में आ जाएगा 20/5। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि त्वरण कितना आ गया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर क्या स्टेटमेंट बोलोगे कि वेग लगातार बढ़ रहा है, और यहाँ पे त्वरण भी बढ़ रहा है। पहले कितना था, 2, और फिर कितना हो गया, 4। आगे बढ़ते हैं और हम अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। सरल रेखा के अनुदिश गतिशील कण के लिए वेग समय वक्र हमें दे रखा है, और हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है, वो हमें चूज करना है। तो देखिए ये वेग समय का ग्राफ है, और वेग समय का ग्राफ की अगर आप यहाँ पे ढाल निकालते हो किसी भी बिंदु पर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो कोण होगा वो क्लॉकवाइज जाएगा समय अक्ष के साथ में। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी कोण कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, क्योंकि अगर हम ऊपर की साइड में लेंगे तो कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो हमने क्लॉकवाइज सेंस में एंगल को लिया है, और क्लॉकवाइज सेंस में एंगल लोगे तो ऋणात्मक आएगा, इसलिए tan थीटा ऋणात्मक होगा, इसलिए ढाल ऋणात्मक होगी, इसलिए त्वरण ऋणात्मक होगा। तो P से लेकर R तक एक सरल रेखा है, तो P से लेकर R तक त्वरण कैसा आया, ऋणात्मक। तो देखिए इसीलिए स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। पर देखिए सरल रेखा है, इसलिए ढाल हमेशा नियत रहेगी, और P से Q तक त्वरण क्या होगा, नियत होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही। बिंदु Q पर कण क्षणिक विराम में आता है। तो बिंदु Q पर जरा देखिए, बिंदु Q पर अगर आप वेग को स्टडी करेंगे तो यहां पर वेग क्या है, 0 है, और वेग 0 होने का मतलब ही वस्तु का उस क्षण पर विराम अवस्था में होना होता है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, सही। फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, और ये क्या है, ट्रू। एक बार और फटाफट से रिपीट कर लेते हैं कि P से लेकर R तक त्वरण का मान नियत है, और ढाल ऋणात्मक होने के कारण त्वरण ऋणात्मक होगा। तो त्वरण ऋणात्मक होगा और नियत होगा, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, थर्ड वाला सही हो गया। और बिंदु Q पर हम देख रहे हैं कि वेग का मान 0 है, इसलिए विराम अवस्था में होगा, और ये स्टेटमेंट हमें यहां पर दे रखे। यदि एक कण विराम से गति आरंभ कर नियत त्वरण से t समय चलने के बाद में अगले 8t समय तक नियत वेग से चलकर अगले t समय तक नियत मंदन से गति करते हुए विराम में आ जाए। बड़ा लंबा सा स्टेटमेंट हो गया, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि वस्तु की गति प्रारंभ हुई, प्रारंभिक वेग 0 था, t समय तक वो त्वरित हुआ, अगले 8t समय तक वो नियत वेग से चला, और अगले t समय में वो मंदित होकर वापस विराम अवस्था में आ गया। और हमें सॉल्व करना है कि इस यात्रा के दौरान उसका अधिकतम वेग 60 है, तो औसत वेग क्या होगा। तो हम इस ग्राफ को, इस प्रश्न को ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमने वेग समय ग्राफ बनाया, प्रारंभिक वेग 0 और नियत त्वरण है, इसलिए ग्राफ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगा, और यहाँ पर वेग कितना हो गया, 60। उसके बाद में अगले 8t समय तक वेग नियत रहा, और फिर अगले t समय में मंदित होते हुए वापस वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारे पास में ग्राफ बन गया। अब हमसे पूछा गया है कि औसत वेग का परिमाण बताइए, औसत वेग हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे जब औसत वेग निकालेंगे
तो औसत वेग क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन। और कुल विस्थापन अगर आप यहाँ पे समझते हैं तो हमें इसका पूरे का एरिया जो है वो विस्थापन देगा। और इसका अगर आप एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाता है, विस्थापन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का योग। तो देखिए ये भुजा कितनी होगी 10t, तो हमने यहाँ पे लिखा 10t। और देखिए ये भुजा कितनी हो जाएगी, इस भुजा को अगर आप देखेंगे तो ये भुजा हो जाएगी 8t, समांतर भुजाओं का योग गुणा लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी हमारे पास में हो जाएगी 60। तो ये तो देखिए ये हमने क्या लिखा है, ये लिखा विस्थापन। और कुल समय अगर आप लिखेंगे तो t + 8t + t, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10t। बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18t/2, ये हो जाएगा 9t × 60 डिवाइडेड बाई 10t। t से t कैंसिल 0। अगर आप देखेंगे तो जवाब आ जाएगा औसत वेग 54 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला हमने, कुल विस्थापन को कुल समय से भाग दे दिया। और कुल विस्थापन क्या है यहाँ पे, क्षेत्रफल। देखिए पूरा ग्राफ जो है वो समय अक्ष से ऊपर की ओर है, इसलिए पूरा ही विस्थापन यहाँ पर धनात्मक है। अगर मैं यहाँ पे औसत चाल भी निकालता तो औसत चाल का भी मान औसत वेग के परिमाण के बराबर ही आता, क्योंकि वेग एक ही दिशा में है। उसी को यहाँ पर आगे सॉल्व करके भी आपको दिया गया है, आप चाहें तो उसको भी नोट कर सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन है। यदि एक कण विराम से नियत त्वरण के साथ गति करते हुए s दूरी तय कर नियत वेग से 2s दूरी तय करने के बाद नियत मंदन से 3s दूरी तय कर विराम में आ जाए। तो देखिए पहले वो त्वरित हुआ, s दूरी तय किया, फिर वो नियत वेग से 2s चला और फिर मंदित होकर पुनः विराम अवस्था में आ गया और कितना चला 3s। और हमें औसत वेग और अधिकतम वेग का अनुपात बताना है, तो हम इसका भी वेग और समय का ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखिए पहले वो त्वरित हुआ, नियत त्वरण है इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, फिर वो नियत वेग से चला, फिर वो मंदित हुआ। तो ये जो है ध्यान दीजिए, ये जो एरिया है ये s है, ये जो एरिया है ये 2s है, और ये वाला जो एरिया है ये 3s होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वेग समय का ग्राफ जो है वो विस्थापन को दिखाता है। अब हमें यहाँ पे औसत वेग निकालना है, तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल समय हमने यहाँ पे t1 t2 t3 को मान लिया, तो सबसे पहले हमें t1 t2 t3 को कैलकुलेट करना होगा। देखिए यहाँ पर s को अगर आप लिखना चाहें तो ये वाला एरिया अगर आप लिखेंगे तो आ जाएगा हाफ v/t1, हाफ बेस इंटू हाइट, ये v0। दूसरा देखिएगा 2s बराबर अगर आप लिखते हैं तो v0 इंटू t2 आ जाएगा ये वाला, और 3s को अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा हाफ बेस कितना आ जाएगा t3, और हाइट जो है वो कितनी आ गई v0। हम यहाँ से t1 को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर t1 को कैलकुलेट करेंगे तो 2s/v0, t2 को कैलकुलेट करेंगे तो 2s/v0, और t3 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6s/v0। हमने t1 t2 t3 को s और v0 के टर्म में निकाल लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, औसत वेग ज्ञात करना है। तो औसत वेग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए कुल विस्थापन s + 2s + 3s टोटल जोड़ देंगे तो कुल विस्थापन आ जाएगा 6s, और कुल समय t1 + t2 + t3। देखिए हम डायरेक्टली इनको जोड़ देते हैं, 2 + 2 + 6 कितना हो जाएगा 10s/v0, और इसको हमें सॉल्व करना है। s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लोग लिखते हैं तो यह आ जाता 3/5 v0। पर हमें यहाँ पर अनुपात निकालना है औसत वेग और अधिकतम वेग का। तो औसत वेग और अधिकतम वेग कितना है v0, देखिए वो LHS में आ जाएगा, तो जवाब हमारे पास में आ जाता है 3/5। सो आंसर इज 3/5। आप यहां से भी नोट कर सकते हैं। यदि एक कण विराम से गति आरंभ कर नियत त्वरण अल्फा से गति करे
तत्पश्चात नियत मंदन बीटा से गति कर विराम में आ जाए। तो पहले उसका त्वरण क्या था, अल्फा, और फिर बाद में मंदन है, उसका वैल्यू है बीटा। तथा यात्रा में लगा कुल समय क्या हो, कैपिटल टी। तो यात्रा के दौरान महत्तम वेग बताइए, मतलब अधिकतम वेग यात्रा के दौरान कितना हुआ, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, वेग समय ग्राफ, अधिकतम वेग यहाँ पे होगा, और पहले वो त्वरित हुआ अल्फा से, और ध्यान से देखिए स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि नियत त्वरण है, और फिर वो मंदित होकर पुनः विराम अवस्था में आ गया। ये समय हमने मान लिया t1 और ये समय हमें मान लिया t2। प्रश्न में हमें कुल समय दे रखा है जो कि है कैपिटल T। अब हमें क्या करना है, इस v मैक्सिमम को कैलकुलेट करना, महत्तम वेग, मैक्सिमम वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम अल्फा को अगर लिखना चाहें तो अल्फा ढाल हो गई इस वाले ग्राफ की, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा v माइनस 0/t1। यहाँ पे v का मतलब मैं v मैक्सिमम से ले रहा हूं। तो हमने क्या लिखा, वेग में परिवर्तन बटा समय, क्योंकि वेग कितना हो गया v, यहाँ पे क्या था 0, v माइनस 0/t1 ढाल लिखा हमने। इसी प्रकार से अगर आप बीटा लिखना चाहेंगे तो अंतिम वेग क्या हो गया 0। यहां पर देखिए प्रारंभिक वेग क्या था v, और कुल समय क्या था t2। तो हमने ये लिखा, पर ध्यान दीजिए बीटा मंदन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस भी लगाएंगे। तो अगर आप बीटा के परिमाण को लिखते हैं तो वो हो जाता है v/t2, और इसको अगर आप अल्फा को लिखते हैं तो ये आ जाता है v/t1। अब हमें क्या करते हैं, कुल समय हमें दे रखा है कैपिटल T, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, t1 प्लस t2। तो देखिए t1 को हम लोगों ने यहाँ पर, t1 को अगर आप लिखेंगे तो ये आने वाला v/अल्फा, और t2 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा v/बीटा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, और यहाँ से v कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। पर हमें तो महत्तम वेग चाहिए था, तो महत्तम वेग निकालेंगे तो अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। हम इसी प्रश्न में, वैसे पूछा नहीं है, पर अगर हमसे पूछा जाता कि आप कुल विस्थापन भी बताइए, तो अगर हम इस पूरी यात्रा का कुल विस्थापन बताते तो इस वेग समय के ग्राफ का क्षेत्रफल आ जाता, जिसको हम s से शो करते। तो इस s को भी अगर आपको निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे हाफ बेस कितना हो गया t इंटू हाइट, और हाइट यहाँ पे क्या है v मैक्सिमम, जिसको हमने v बोला है, और v मैक्सिमम की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली रख देते हैं अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और s कितना आ जाएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। तो अगर ये पूछा जाता, वैसे अभी पूछा नहीं है, अगर पूछा जाता तो हम कुल विस्थापन भी निकाल लेते। थोड़ा सा और एक इससे में एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं। सोचिए अगर इसी प्रश्न में आपसे ये भी पूछा जाता कि औसत वेग का परिमाण बताइए, तो औसत वेग का परिमाण कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं औसत वेग बराबर हो जाता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, और यहाँ पे कुल समय क्या है t, उससे भाग दे देते तो औसत वेग भी आ जाता। देखिए वही सब कुछ यहाँ पे किया हुआ है, और ये हमारे पास में विस्थापन, ये v मैक्सिमम और ये v एवरेज यहाँ पर सॉल्व करके दिया हुआ है। यदि त्वरण समय वक्र दिया गया हो तो वेग समय वक्र बनाएं। देखिए हमें ये त्वरण समय का ग्राफ दे रखा है, और इस त्वरण समय के ग्राफ से जो इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है वो निकालते हैं। तो देखिए प्रारंभिक त्वरण जो है वो कांस्टेंट है, नियत है और धनात्मक है। फिर यहाँ पे त्वरण का मान क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और वापस त्वरण का मान उतना ही हो गया जितना पहले था, और धनात्मक है और कांस्टेंट हो गया। और साथ में एक और बात दे रखी है, प्रारंभिक वेग 0 है। हम ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि वेग समय ग्राफ की ढाल हमें त्वरण देती है, और यदि त्वरण यहाँ पे नियत है तो वेग समय के ग्राफ की जो ढाल है वो कैसी होगी, नियत होगी। इसका मतलब वेग समय का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। प्रारंभिक वेग 0 है, इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ है वो 0 से शुरू होता है, स्ट्रेट लाइन। और देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर जो ढाल है वो कैसी है, धनात्मक है।
फिर आगे क्या देखा हमने कि त्वरण शून्य हो गया। अगर त्वरण शून्य हो जाएगा तो वेग समय का ग्राफ भी कैसा हो जाएगा, वेग की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नियत, इसलिए वेग की वैल्यू यहाँ पर नियत हो गई। वापस हम देख रहे हैं कि त्वरण धनात्मक हो गया और कांस्टेंट है, इसलिए वापस यहाँ पर ढाल क्या होगी, धनात्मक हो गई, और स्ट्रेट लाइन है इसलिए ढाल क्या है, नियत है। तो इस प्रकार से हमारा वेग समय का ग्राफ यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। यहां पर भी देखिए प्रारंभिक वेग शून्य दे रखा है, ये त्वरण समय का ग्राफ है, और यहाँ पे हमने साथ में टाइम भी मेंशन कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे जब ग्राफ बनाएंगे तो उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। प्रारंभिक त्वरण क्या है, धनात्मक है, और उसकी वैल्यू कितनी है, ए नॉट। समय टी अंतराल के लिए त्वरण था ए नॉट, और फिर अगले टी समय के लिए त्वरण की वैल्यू हो गई शून्य, और अगले टी समय के लिए त्वरण कितना हो गया, ऋणात्मक, और उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ए नॉट। हम जानते हैं वेग समय का ग्राफ में जो ढाल होती है वही त्वरण होती है। यहाँ पे त्वरण कैसा है, धनात्मक है, नियत है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और देखिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहाँ तक है, टी समय तक, और कैसा है वो ढाल कैसी है, वहां पे धनात्मक है। फिर यहाँ पे त्वरण शून्य हो गया, इसलिए अगले टी समय तक हम क्या देख रहे हैं कि वेग भी नियत हो गया, और वापस हम देख रहे हैं कि त्वरण हमारा जो है अगले टी समय के लिए ऋणात्मक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ढाल कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक, और वेग क्या होगा, घटने लगेगा, पर रहेगा स्ट्रेट लाइन ही। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन है, ढाल कैसी हो जाएगी, यहाँ पे ऋणात्मक ढाल होगी पर नियत उसकी वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे टी समय के लिए। और देखिए जितनी देर के लिए त्वरण धनात्मक था उतनी ही देर के लिए त्वरण ऋणात्मक भी रहा, इसलिए जितना प्रारंभिक वेग था उतना ही अंतिम वेग भी होगा, इसलिए प्रारंभिक वेग शून्य था तो अंतिम वेग भी शून्य हो जाएगा। और आगे हम त्वरण समय के ग्राफ को और डिटेल में पढ़ेंगे तो वो बात भी हमें समझ में आएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया। इसी में एक और देखते हैं, यदि प्रारंभिक वेग शून्य है और ये हमारा त्वरण समय का ग्राफ है, और पहले त्वरण धनात्मक है, बाद में त्वरण ऋणात्मक है, टी समय के लिए धनात्मक, टी समय के लिए ऋणात्मक, और त्वरण का मान यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वेग समय का जो ग्राफ होगा वो पहले धनात्मक त्वरण के कारण ढाल धनात्मक रहेगा, और त्वरण नियत है इसलिए स्ट्रेट लाइन होगा। और यहाँ पे देखिए त्वरण क्या है, ऋणात्मक, इसलिए देखिए यहाँ पे ढाल ऋणात्मक हो गई, पर त्वरण यहाँ पे भी नियत था, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। और इस प्रकार से हमने वेग समय का ग्राफ यहाँ पर बना लिया, और ये समय अंतराल भी क्या हो गए, टी। और यहाँ पर इस जगह पर हमें जो वेग मिला है वो वेग हमें अधिकतम वेग यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वेग अधिकतम हमें इस पोजीशन पर मिलेगा, या आप कहें कि टी समय के बाद में हमें जो वेग मिलेगा वो अधिकतम होगा, क्योंकि उसके बाद में त्वरण क्या हो गया, ऋणात्मक, तो वापस वेग के मान को क्या करने लगेगा, कम करने लगेगा। कण सरल रेखीय पथ पर वेग v बराबर मोड ऑफ t माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड से गति करता है। इस मोड का मतलब ये होता है कि इसका मान हमेशा धनात्मक होगा, इसका मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो प्रथम 4 सेकंड में तय दूरी बताएं। तो यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, यदि मैं t का मान 0 से लेकर 2 सेकंड तक लेता हूं, और मुझे यहां पर वेग को इस प्रकार से लिखना है, तो वेग को हमने लिखा t माइनस 2, और हमने अभी आपको बताया कि इस मोड का मतलब होता है कि वैल्यू हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। तो अगर आप इसको लिखते हैं तो यहाँ पर t माइनस 2 जरा लिख कर देखिए, अगर वैल्यू को 0 से 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू ऋणात्मक आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आप 0 से 2 तक कोई एक वैल्यू ले लीजिए, 1 ले लीजिए, तो 1 माइनस 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। पर मुझे कैसी वैल्यू चाहिए, धनात्मक वैल्यू चाहिए, तो इस मोड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे एक माइनस लगा देते हैं। तो मोड का मतलब ये हो गया कि अगर वैल्यू ऋणात्मक आ रही है तो उसको धनात्मक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मोड के अंदर वैल्यू -4 है, तो मोड लगने से वो वैल्यू -4 नहीं रही, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और अगर वो +4 है तो 4 ही रहेगी। अगर वो -3 थी तो +3 हो जाएगी। तो -3 को +3 बनाना है तो क्या करना होगा, माइनस एक और लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। ये मोड का मतलब होता है, राइट। तो इसको जरा लिख कर देखें, तो अगर आप इस वेग को लिखेंगे तो -t+2 लिखेंगे। ये कब से कब तक की बात कर रहे हैं हम लोग, 0 से लेकर 2 सेकेंड तक। अगर आप 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक की बात करें,
हम 4 सेकंड तक की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रश्न में 4 सेकंड तक ही कैलकुलेशन करने के लिए बोला हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर वेग की वैल्यू लिखते हैं मोड t-2 की हेल्प से, तो यहाँ पे आप सिर्फ t-2 लिखेंगे, क्योंकि 2 से 4 तक अगर आप वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए 2 से 4 के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं 3, तो 3-2 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर साइन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो देखिए अब इस ग्राफ को समझिए, 0 से 2 तक इस वेग का ग्राफ कुछ और होगा और 2 से लेकर 4 तक वेग का ग्राफ कैसा होगा, अलग होगा। वेग का ग्राफ पहले क्या था, -t+2, और बाद में वेग का ग्राफ कैसा हो गया, t-2। और हमें यहाँ पर ग्राफ अगर बनाना है तो आप समझिए इसको, इस ग्राफ को अगर आप बनाना चाहते हैं वेग और समय का ग्राफ, तो -t+2, इसका मतलब समझिए ये v कहां पर बताया हमने, y अक्ष पर, t कहां बताया हमने, x अक्ष पर, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप देखिए, तो यहाँ पे स्लोप हो गया -1 और यहाँ पे इंटरसेप्ट अंतःखंड कितना हो गया, 2। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, हम जानते हैं y = mx+c। उसकी हेल्प से अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, यहां से लेकर -t+2 का। और ये देखिए ढाल कितनी है, -1, और इंटरसेप्ट यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। और देखिए यहाँ पर t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। देखिए यहाँ पर t का वैल्यू 2 रखेंगे तो -2+2, वेग का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। और वैसे अगर आप 2 से लेकर 4 सेकंड तक का ग्राफ बनाएंगे तो t-2 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे स्लोप क्या है, धनात्मक, ढाल क्या है, धनात्मक, और यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है, -2। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखते हैं तो ग्राफ -2 से आएगा, इस तरीके से। खैर हमें ग्राफ कहां से बनाना है, 2 से बनाना है, तो क्यों ना यहाँ पे 2 की वैल्यू रखें, तो 2-2 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है इस ग्राफ की, 0। और इसी के बाद में इस ग्राफ को आप आगे बढ़ा दीजिए तो ग्राफ इस तरीके से बढ़ जाएगा। और कहाँ तक बना दिया हमने ग्राफ, हमने ग्राफ को बना दिया t = 4 सेकंड तक। और t = 4 सेकंड पर भी 4-2 करेंगे तो वेग का वैल्यू कितना आने वाला है, 2। तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। ये डॉटेड लाइन ग्राफ नहीं है, ये हमारा ग्राफ हो गया, राइट। तो हमने यहाँ पर ग्राफ बनाना सीखा। और वैसे भी ग्राफ हमें बेसिक मैथमेटिक्स में बनाना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, y = mx+c। देखिए उसी ग्राफ को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। ये देखिए ये ग्राफ हमारे पास में बन गया। अब हमें क्या करना है, प्रथम 4 सेकंड में दूरी बतानी है। तो दूरी कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम वेग समय के ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। और यही क्षेत्रफल, चूंकि दोनों साइड में हमारा क्षेत्रफल क्या आ रहा है, धनात्मक है, इसलिए हमें इस क्षेत्रफल को सीधा सीधे जोड़ देना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे भी देखेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम देखते हैं, कुल दूरी अगर हम देखते हैं, तो कुल दूरी हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4 मीटर। ये हमारा जवाब आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस कैलकुलेशंस को यहाँ पर देखते हैं। और देखिए ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पर भी दे रखी है, आप दोनों में से कोई सी भी कैलकुलेशन नोट कर लें, आपका काम हो जाएगा, दोनों एक ही बात है। ये देखिए वो कैलकुलेशन कितना आ गया, 4 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं। x अक्ष के अनुदिश गतिशील कण की स्थिति निम्न प्रकार, x = 2 - 3t² + 6t। हम यहां पर लिख देते हैं x = 2 - 3t² + 6t। ओके। और हमसे बोला गया प्रथम 2 सेकंड में विस्थापन बताइए और प्रथम 2 सेकंड में दूरी बताइए। हम अभी यहाँ पे ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ सॉल्व करेंगे, ग्राफ की सहायता से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर वेग समय का ग्राफ बनाना चाहेंगे। तो देखिए वेग समय का ग्राफ जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले वेग की समीकरण चाहिए, ये हो जाएगा 0, राइट। अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -60 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये वेग का ग्राफ हम इस इक्वेशन से बना सकते हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो रहा है और ये बहुत ही सिंपल ग्राफ है, नेगेटिव स्लोप, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, अंतःखंड क्या है, पॉजिटिव। अगर t = 0 रखोगे तो v का वैल्यू आ जाएगा 6, राइट। और t का वैल्यू 1 रखोगे तो -6 + 6 वेग का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा t = 1 तक, पर हमें कहां तक बात करना है, 2 सेकंड तक। स्ट्रेट लाइन है इसलिए इस स्ट्रेट लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए। तो ये देखिए ये क्या है, 0 सेकेंड, ये क्या है, 1 सेकेंड,
और ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या है 2 सेकेंड। अगर आप यहाँ पे 2 सेकेंड रखते हैं तो -6 इंटू 2 कितना हो जाएगा -12 प्लस 6, मतलब वेग की वैल्यू 2 सेकेंड पर कितनी आने वाली है -6 आने वाली। ये देखिए हमने ग्राफ बना लिया, वेग समय का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है, इसको हमने प्लॉट किया। प्रथम 2 सेकंड में विस्थापन बताना, हम जानते हैं विस्थापन यहाँ पे क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने लिखा A1, इसका क्षेत्रफल हमने क्या लिखा A2। अगर आप A1 को कैलकुलेट करते हैं तो A1 की वैल्यू हो जाएगी हाफ बेस कितना हो गया 1, और हाइट कितना हो गया यहाँ पर देखिए 6, तो आप इसका वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 मीटर। चलिए हम लोग पहले यहाँ पर सिर्फ दोनों क्षेत्रफल का परिमाण मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। हमें पता है A2 जो है उसका साइन क्या है ऋणात्मक, पर सिर्फ मैं यहाँ पे परिमाण लिख रहा हूँ, इसकी भी वैल्यू लिखेंगे तो हाफ, ये वाला वैल्यू कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 6, 1 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा 3 मीटर। पर अगर मुझे यहाँ पे विस्थापन निकालना होगा तो हमें पता है A1 धनात्मक है A2 ऋणात्मक है, इसलिए 3 माइनस 3। तो अगर आप विस्थापन लिखते हैं पहले वाले का जवाब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 3, A1 और A2 कितना हो जाएगा 0। पर अगर आप दूरी लिखते हैं तो आपको दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 6 मीटर। ओके, और यही हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं, इसको भी आप दोनों में से कोई सा भी एक आप नोट कर सकते हैं। एटी वक्र, हम अब त्वरण समय का ग्राफ समझते हैं। त्वरण समय के ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो वेग में परिवर्तन दर्शाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन टाइम कर्व का एरिया जो है वो हमें चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करके देता है। क्यों देता होगा जरा समझते हैं। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ एटी कर्व क्षेत्रफल समय अक्ष के सापेक्ष है ना, समय अक्ष के सापेक्ष, टाइम एक्सिस के रेस्पेक्ट में के सापेक्ष। ये देखिए समय अक्ष के सापेक्ष कैसे लिखा हमने, ये देखिए हम जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो समय अक्ष के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, उसके साथ में निकाल रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा समय अक्ष के सापेक्ष एरिया ऑफ एटी कर्व। कर्व मतलब ग्राफ, वक्र। अगर हम इसको निकालते हैं और इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ADT। अगर आप ग्राफ में समाकलन को रिप्रेजेंट करते हो तो वो क्या बन जाता है, वहां पर क्षेत्रफल बन जाता है। तो क्षेत्रफल जो है यहाँ पे ADT समाकलन हो जाएगा, और A को अगर आप लिखते हैं तो वो हो जाएगा dV/dt गुणा dt। एक्सेलरेशन को हमने क्या लिख दिया dV/dt, कैंसिल आउट करेंगे तो dV का समाकलन क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल जो है वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्र जो है वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। प्रश्न देखते हैं, यदि कण का प्रारंभिक वेग 50 मीटर प्रति सेकंड है तो t बराबर 7 सेकंड पर वेग बताएं। हमें वेग बताना है कब, t बराबर 7 सेकंड। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं v7 माइनस v0 बराबर डेल्टा v होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बराबर वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन देखिए ग्राफ दे रखा है त्वरण समय का, तो हम जानते हैं वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल, तो हमें यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल हमें कैलकुलेट करना, कहां से कहां तक 0 से लेकर 7 सेकंड। जब हम यहाँ पे क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला क्षेत्रफल को चलिए हमने नाम दे दिया A1, और ध्यान दीजिए ये वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा धनात्मक। एक तरह से इसका क्षेत्रफल ट्रेपेजियम बन रहा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का योग। ये भुजा कितनी होगी 6, और ये भुजा क्या होगी देखिए 4, तो आप लिखेंगे 6 + 4, और दोनों के मध्य की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी 10। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 × 10/2, तो ये आ जाएगा 50। और याद रखें अगर यहाँ पर आप क्षेत्रफल का यूनिट लिखेंगे तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे सेकंड है, इसलिए यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड। दोनों का गुणा कर दिया मैंने। अगर आप इस A2 को कैलकुलेट करेंगे तो A2 को अगर मैं विथ साइन चिन्ह के साथ में लिखूंगा तो ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे लिखिए हाफ, बेस कितना हो गया 1, 6 से 7 1, और ये हाइट कितनी हो गई, ये देखिए यहाँ पे जो हाइट है ये हमें इसकी 5 दे रखी है,
तो उसको हम लोग लिखते हैं, तो इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब मैं t बराबर 0 से 7 सेकंड की बात करूंगा तो मुझे पूरा एरिया लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कितना लिखेंगे, दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं विथ साइन, तो 50 प्लस -2.5, और अगर आप इसको लिखते हैं तो ये आ जाएगा 47.5 मीटर पर सेकेंड। हमें अंतिम वेग चाहिए, तो अंतिम वेग क्या, v7 बराबर क्या लिखेंगे, v0 प्लस डेल्टा v। ये देखिए, और v0 कितना दे रखा है हमें, तो v0 हमें दे रखा है 50, और डेल्टा v कितना दे रखा है 47.5। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाता है 97.5 मीटर पर सेकेंड।